हेलो बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग बताओ। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 1 आपने देखा? ओके। मैं कल बताया था कि इसका रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट डे, तो मैं आज ये करवाने जा रहा हूं और इसकी वीडियो भी आज मैं डालूंगा। तो ये दोनों पार्ट को मिला के करोगे तो आई होप कि यू विल कवर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ओवरऑल तुम्हारा अच्छा कमांड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। एक बाद में देखूंगा, अगर ज़रूरत होगी तो एक शॉर्ट वीडियो और बनाऊंगा एनसीईआरटी को लेके, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एनसीईआरटी का हाईलाइट करूंगा 1-2 ऐसा कुछ करके, सो डैट कि 20-25 पॉइंट और इसी में से निकलेगा, अलग से नहीं निकलेगा, इसी में से निकलेगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वाली MCQ कम क्रैश कोर्स। ओके, तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है। ये ऑलरेडी नीट 2020 का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी से ही है, बस इसको तुमको समझना, केवल कंसेप्ट रहेगा तो हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के समय क्या होता है? अगर तुम मेरी पहली वीडियो को गौर से देखे होगे तो इसी में इसका आंसर भी छिपा हुआ है। रिकॉल हो रही है तुम्हें? वेल गुड। अगर रिकॉल नहीं हो रही है तो फिर जस्ट अभी मैं बताऊंगा तो तुम्हें रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, क्या है कि सेलेक्ट द करेंट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, contraction of external intercostal muscles, second option. Third one is the pulmonary volume decrease. Fourth one intrapulmonary pressure increase. तो देखो यहाँ पे तुम्हें कोई एक चीज नहीं करना है, इसमें से दो ऑप्शन सही है, चाहे 1-2 हो, चाहे 3-4 हो, चाहे 1-2 हो, 4 हो, या केवल ओनली 4 हो। इस तरह का ऑप्शन इसमें आया है। ठीक है, तो सो डैट रिकॉल कि हमने क्या बताया था कि इंस्पिरेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ, याद करो। इंस्पिरेशन के लिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है और एक्सपिरेशन के लिए रिलैक्सेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि पल्मोनरी वॉल्यूम को, मतलब लंग्स के वॉल्यूम को हम लोग डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम को हम लोग डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। लंग्स के अगर वॉल्यूम को अगर हमको ऑल्टर करना होगा तो क्या करना होगा? थोरासिक चैम्बर है ना, उसके वॉल्यूम को हमको ऑल्टर करना होगा। तो थोरासिक वॉल्यूम का जो ऑल्ट्रेशन होता है चैम्बर का, वो दो चीज़ से होता है, डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। हम शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इसके और इसके कॉन्ट्रैक्शन से थोरासिक कैविटी का या थोरासिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन से बढ़ता है। ठीक है, जैसे अब देखो क्या होगा कि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरासिक वॉल्यूम है, उसका कैविटी एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन, मान लो सपोज करो कि डायफ्राम ऐसे है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका ऐसा हो गया, मान लो ऐसा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, किस डायरेक्शन में? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डॉर्सोवेंट्रल होगा, मतलब लिफ्ट और स्टर्नम लिफ्ट अप होगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे देखो, सांस लिया तो क्या हुआ? चेस्ट एक्सपैंड किया, फूला। ये इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ये इंटरकॉस्टल मसल्स, मतलब आगे और पीछे। इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रली। डॉर्सी मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, आगे पीछे बोलो। उसको वॉल्यूम बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तब देखो जब इसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, अभी सपोज को इसका वॉल्यूम ऐसे था, अब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम अब यहाँ थोड़ा लिफ्ट हो गया, तो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर किसके चलते हुआ? ये डायफ्राम के चलते हुआ। और ये जो इधर बढ़ा डॉर्सी वेंट्रली किसके चलते हो रहा है? इंटरकॉस्टल मसल्स के चलते हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ा।
तब ओवरऑल जब वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटा, ठीक है। किसका, लंग्स के अंदर का प्रेशर, वॉल्यूम नहीं प्रेशर। देखो तो यहाँ पर दिया पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो ये नहीं होगा क्योंकि लंग्स के अंदर का प्रेशर घटेगा। प्रेशर जब घटेगा तो जो एयर का ट्रैवलिंग हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ वो किस होगा, एक्सटर्नल, मतलब ग्रेटर टू लोअर। तो ग्रेटर किधर है, बाहर की तरफ, तो बाहर से एयर जो है वो अंदर की हो जाएगा, मतलब हमारा इंस्पिरेशन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दिस वन। ठीक है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूँ ये पैराग्राफ, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। और ये तो इसमें 1 और 2 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दिस वन। तो ए का हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट। देखो अगर यहाँ पे चेंज करता ना कि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर यहाँ पे डिक्रीज करता तो सही हो जाता, क्योंकि इंट्रा मतलब अंदर, लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर घटेगा तभी एयर जो है वो बाहर से अंदर किया आएगा, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगा। तो लेकिन यहाँ पर नहीं दिया तो इसलिए 2 सही होगा। ओके, मैं जस्ट में एक एनसीईआरटी का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट रुकना। देखो देखो ये है तुम्हारा this one is the inspiration and A figure is the inspiration and B figure is the expiration। तो देखो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एयर जो हो रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, और किसके कॉन्ट्रैक्शन से, इंटरकॉस्टल मसल से कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स और स्टर्नम इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीज कर गया। यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये 2 चीज़ जो हमने बताया यहाँ पे, जस्ट मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ 1 मिनट में, तो तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन of the diaphragm which increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior direction, मतलब anterior posterior मतलब ऊपर नीचे। the contraction, यहाँ भी देखो contraction दिया है, यहाँ भी contraction दिया है, of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। ठीक है, the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume, क्योंकि जैसा थोरेसिक वॉल्यूम का बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को क्या किया, वो घटा दिया। कौन, ये जो वॉल्यूम बढ़ने से लंग्स का पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, that is the inspiration। तो ये हमारी हो गई किसकी बात, इंस्पिरेशन की। तो इंस्पिरेशन में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ नट सेल में कि इंस्पिरेशन में थोरेसिक वॉल्यूम के कैविटी को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। जब बढ़ेगा किसे बढ़ेगा, जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, याद रखना कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम and contraction of the intercostal muscles। देखो ये वाली contraction of diaphragm and contraction of intercostal muscles, जिसके चलते ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर घटा, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है जिसके चलते एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ आ गया। ओके फाइन, समझ गए तुम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे चूंकि टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में, तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल है, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम विद दोज इन द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो तुमको पता है कि टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, बताओ। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम लोग कितना
एयर को लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो नॉर्मल में हम लोग कितना लेते हैं 500 ml, तो इसका ये हो गया। तो फर्स्ट का क्या 3 है, तो देखो फर्स्ट का ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 और इसमें भी ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल लेने के बाद में और हम कितना एयर और इनहेल कर सकते हैं, तो इसका होगा तुम्हारा एनसीईआरटी में पढ़ोगे तुम, इसका हो जाता है तुम्हारा बी का 2। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, बी का 2 ठीक है, सॉरी इंस्पेक्टर रिजर्व वॉल्यूम, हाँ बी का 1, बी का 2 नहीं, बी का 1, इंस्पेक्टर रिजर्व वॉल्यूम बी है, इसका 1 है ये वाली। तो बी का 1 किस में आ रहा है, देखो बी का 1 इसमें आ रहा है। तो अब ये देखो ये 2 टैली कर गया यहाँ पे और बाकी टैली यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा ये, क्योंकि इसका ये है, बाकी इसमें किसी में भी नहीं है। अब आगे भी देख लो, एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये वाली ये हो जाएगा सी का 4, तो दिस वन इज द एक्सपेक्टेड एंड रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाता है 1100 to 1200, 1100 to 1200 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, lungs are made up of air filled sac, the alveoli, they don't collapse even after the forceful expiration because of, ये भी देखो नीट का ही क्वेश्चन है 17 का, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखो मतलब हम लोग कितने भी ताकत से एयर निकाल देते हैं तो कुछ ना कुछ एयर जो है वो लंग्स में रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके चलते ही लंग्स का एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स नहीं करता कुछ एयर रहने के चलते। अगर एयर पूरा निकल जाए, जैसे मान लो बैलून है, तो बैलून अगर पूरा फट जाएगा तो क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर बैलून में कुछ हवा छोड़ देंगे तो कोलैप्स नहीं करेगा, जस्ट लाइक दिस वन। तो रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा 3 का 1, 3 का डी। ऑप्शन इज द 3D। ओके, ऑप्शन इज द 3 का डी। रेसिडुअल वॉल्यूम के चलते ही यहाँ पे कोलैप्स नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट द आरबीसी इन द ह्यूमन। देखो हमने ये क्वेश्चन पिछले कल भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन का आरबीसी का विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है, आरबीसी का तो बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन ये है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो देखो क्या है कि दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। फर्स्ट, दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर हमने कल बताया था ऑक्सीजन का जो इम्पोर्टेंट था, तुमको हमने बोला भी था कि इम्पॉर्टेंट याद रखना इसको। क्या था बताओ, याद आ रही है कि 97% आरबीसी कैरी करता है, 97%। अगर ये 97% होता तो करेक्ट होता। तो 97% जो है ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और बाकी रेस्ट 3% जो है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। दैट इज 97% ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ए रिवर्सिबल ऑक्सी हीमोग्लोबिन। And whenever there is a less supply of oxygen or demand of oxygen, that oxygen get dissociated from hemoglobin and goes to the tissue. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि 97% कैरी कर रहा है हीमोग्लोबिन, किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। रेस्ट 3% डिजॉल्व होकर जा रहा था। देखो ये भी गलत हो जाएगा, दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड नेक्स्ट 20% इज डिजॉल्व। तो ये भी देखो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दे डोंट कैरी CO2 एट ऑल। ऐसा नहीं है, CO2 को भी कैरी करता है। कितना CO2 को कैरी करता है, इसमें ही हो जाएगा 20 to 25% ऑफ CO2 को कैरी करता है। जस्ट कॉल इट। CO2 का ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया था कि CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है 3 फॉर्म में। क्या पहला होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%, 20 to 25% जिसका हमने एवरेज लिया था कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एंड रेस्ट 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 का ए इज द करेक्ट, 4 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, 5th नंबर। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट, many people in the urban areas are suffering from the respiratory disorder that cause wheezing due to wheezing मतलब गले से आवाज़ निकलती है, घर घर की आवाज़ निकलती है। क्यों होता है? फर्स्ट, रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय द न्यूमोसाइट्स, benign growth of the muscles, mucus lining of the nasal cavity, C, inflammation of the bronchi and the bronchioles, and D is the proliferation of fibrous tissue and damage to the alveolar wall.
ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ईजिंग जो एक्टिविटी हो रही है, गले से जब आवाज निकल रही है, ये हो रहा है तुम्हारा किसके चलते, एक तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा में ये प्रॉब्लम होता है। तो अस्थमा एलर्जी से होता है, जो जिसमें तुम्हारा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। ऑप्शन हो जाएगा 4 का सी, 4 का सी, सॉरी 5 का सी, 5 है, 5 नंबर का सी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आते हैं। Which of the following option correctly represents the lung condition, the asthma and emphysema respectively? तो देखो यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है, कौन कौन सा लंग कंडीशन, अस्थमा में क्या होगा और इम्फाइसीमा में क्या होगा। तो देखो दोनों, हमने इम्फाइसीमा के बारे में हमने कल बताया था, रिकॉल करना, कल के वीडियो में है। और अस्थमा, तो जस्ट हमने यही बताया अस्थमा के बारे में कि इसमें क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स कहाँ का लिखा है, देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये वाली। ठीक है, लेकिन रेस्पेक्टिवली है, ध्यान देना, अस्थमा का पहले रहेगा और इम्फाइसीमा का बाद में रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लिखा है इन्फ्लेमेशन, लेकिन ये कोरिलेट किससे होगा, इम्फाइसीमा से, इसलिए ये नहीं होगा। तो अब देखो किस में बचा है, इन्फ्लेमेशन इसमें बचा है। देखो इससे कोरिलेट हो रहा है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, जिसके चलते गले से घर घर की आवाज़ आएगी, अस्थमा जिसमें। और इम्फाइसीमा में क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द इम्फाइसीमा, जिसमें एल्वियोलाई वॉल का डैमेज हो जाता है, जिसके चलते रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाता है, क्योंकि एल्वियोलाई क्या है, एयर फील्ड स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे लंग्स में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए, 6 का ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर 7th, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। तो ब्रेन में कहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड होता है। तब तुम अगर तुम लोग तो तैयारी कर रहे हो, तो नर्वस सिस्टम भी पढ़े होगे, तो ब्रेन में तुम हिंड ब्रेन में देखना, अगर रिकॉल करो कि मोस्ट ऑफ द हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शंस, जो इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री फंक्शन जो वो कहाँ से रेगुलेट होता है, मेडुला से। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, या कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स हो गया, या गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो गया, ये सारा किससे कंट्रोल हो रहा है, मेडुला से। सारा इन्वॉलेंट्री मेडुला से कंट्रोल होता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे मेडुला में, दिस वन, विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन द मेडुला। तो सेम का क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि ये मेडुला जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर को भी कंट्रोल करता है, और ये दूसरा इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे हमने बताया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इसको भी, इसका भी सेंटर मेडुला में है। ओके, व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज डिलीवर्ड टू द एल्वियोली बाय एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड यहाँ पे इम्प्योर है, तो 100 ml ब्लड कितना ml CO2 को डिलीवर करता है। तो इसका ऑप्शन है, NCERT कई लाइन है, ये भी है, इसका ऑप्शन है 4 ml। सारा NCERT से हम लोग भी कवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं NCERT से बाहर जा रहा हूँ। ऑल टॉपिक्स और ऑल MCQ आर बेस्ड ऑन द टोटली NCERT। तो थोड़ा सा अगर NCERT पे तुम्हारा कमांड होगा, तो सारा क्वेश्चन देखने के साथ ही तुम्हारे दिमाग में आंसर फ्लैश कर रहा होगा, जो कि तुम्हारा इससे मैच कर रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, अगर NCERT तुमने ऐसा से कवर किया होगा तो, और तुमने कवर किया भी होगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो NCERT हमारा पढ़ना ही है। नेक्स्ट नंबर 9, ए वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देखो भी NCERT का ही है, लेकिन इसके आगे भी कुछ था, अगर तुम रिकॉल करो तो आगे भी कुछ लिखा था, लेकिन हमने इतना लिखा है कि वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में कल बताया भी था कि हमारे बॉडी का ये बहुत फास्टेस्ट एंजाइम है, बहुत तेज़ी से काम करता है। क्यों काम करता है वो भी तुमको बताया था। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, RBC में। तो 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, RBC में। ए वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, और माइन्यूट क्वांटिटी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जस्ट मैं तुमको NCERT से दिखा देता हूँ लाइन, तो तुमको रिकॉल हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ, तुम ये भी, ये वाली देखो, देखो यहाँ पे दिखा है,
देखो दिस वन, देखो this one, this paragraph, RBC contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase, and minute quantities of the same is present in plasma too. तो माइन्यूट क्वांटिटी कहाँ है? प्लाज्मा में, और ज़्यादा अमाउंट कहाँ है? आरबीसी के अंदर, आरबीसी में. तो देखो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो एग्जामिनर क्या करते हैं ना कि जस्ट स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए जस्ट माइन्यूट को यहाँ और ज़्यादा हाई को यहाँ कर देंगे. माइन्यूट को मतलब हमने यहाँ काट दिया, यहाँ पर क्या कहते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो ऑप्शन क्या हो गया? गलत. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करें, यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेंगे कि वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन को हटा दिया, यहाँ पे माइन्यूट क्वांटिटी कर दिया. तो देखो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. तो इस सब पे तुम्हें फोकस करना है कि ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, क्योंकि कार्बनिक एनहाइड्रेज हमारा बहुत फास्टेस्ट एंजाइम है जो टोटल प्रोसेस करता है और बाइकार्बोनेट आयन बनता है. यही बाइकार्बोनेट आयन 70% बाइकार्बोनेट आयन CO2 जो है बाइकार्बोनेट्स आयन के फॉर्म में ट्रैवल करता है. मोस्ट ऑफ द CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट्स आयन के फॉर्म में इसी रूप में ट्रैवल करता है. ओके, आई होप कि समझ रहोगे तुम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था? विच वॉज द, इट वॉज द RBC. 10th, which one respires through their moist skin also? तो amphibians and the frog respire through the moist skin. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय स्किन, मॉइस्ट स्किन. स्किन कैसा रहेगा? मॉइस्ट रहेगा, मतलब इसमें मॉइस्चर रहेगा थोड़ा सा. ठीक है. इंसेक्ट्स, देखो इंसेक्ट्स में अलग होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो पूछता है, जो मैं बता देता हूँ तुमको. वहाँ पर ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन होता है. ट्रैकियल इंसेक्ट्स मतलब कॉकरोच वगैरह में ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. इंसेक्ट्स में किसमें? कॉकरोच वगैरह में. ठीक है. एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क में ये दो है, इसमें होता है गिल्स के थ्रू. इसमें होता है, इस दोनों में किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू. तो जब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? जस्ट कॉल को इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बाय गिल्स, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ गिल इज कॉल्ड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ओके, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. तो एक्वाटिक ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हो रहा है. ये तो इनवर्टिब्रेट है. वर्टिब्रेट में भी, फिशेज में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा. ओके. एंड एम्फीबियन जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो करता ही है, साथ साथ अगर लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है. जब फ्रॉग लैंड पे रहता है या हम लोग भी जब लैंड पे रहते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन. तब जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है तो लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जस्ट फिर से एक बार रिपीट, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जनरली लैंड पे जो एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनमें होता है. जैसे हम लोग में भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन है. इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू. एम्फीबियंस में क्यूटेनियस, जब वो मॉइस्ट स्किन रहेगा उसमें, और जब लंग्स पे रहेगा तो पल्मोनरी भी करेगा, फ्रॉग. और एक्वाटिक ऑर्थोपोडा और मोलस्का में किसके थ्रू हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ओके, गॉट इट. तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दिस वन, 10 का बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? 11th नंबर क्वेश्चन. ठीक है. तो ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन बींग ब्रीथ्स अबाउट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. हाँ, हेल्दी जो इंडिविजुअल है वो 12 to 16 टाइम्स एक बार में वो इसका ब्रीदिंग होता है. कितना? 12 to 16 टाइम्स. कभी कभी ब्रीदिंग बढ़ जाता है, मतलब हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कभी कभी घबराहट में. तुम लोग कभी ब्रीदिंग बढ़ता होगा, कभी कभी किसी कारण से जल्दी जल्दी सांस चलने लगता होगा, वो कुछ होता होगा, कारण इसका अलग है. ठीक है. तो देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया? ब्रीदिंग रेट नॉर्मल क्या होता है? 12 to 16 टाइम्स. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है. तो इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है. दिस इज द करेक्ट. अब देखो, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस जीन. ये भी एसियाटिक लाइन है, ये भी करेक्ट है.
लैरिंग्स एक कार्टिलेजस बॉक्स इज साउंड बॉक्स, लैरिंग्स होते हैं, इससे साउंड बॉक्स बोलते हैं, हमने कल बताया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। अब देखो क्या बचा है, बचा द पार्ट स्टार्टिंग विद द नॉस्ट्रिल अप टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। देखो हमने कल इसको एक्सप्लेन किया था कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, देखना याद रखना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक तुम्हारा कंडक्टिंग पाथ होता है। कंडक्टिंग पाथ मतलब एयर को कैरी करने वाला पाथ। कहाँ तक? टर्मिनल तक। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल नहीं दिया, क्या दिया है ऑप्शन में? इनिशियल। इसलिए दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 11 का कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। ठीक है, क्योंकि ये सब करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट है। दीज आर द करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट एंड दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम। जैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया, पहले ही बता चुका हूँ, तुम रिकॉल कर लियोगे, इसलिए जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का बी। कि जो नॉर्मल हम लोग जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 500 हम लोग एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। थर्ड, एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसी इन द ह्यूमन ब्लड विल, अगर हम लोग पहाड़ पे चले गए, कहीं पे चले गए, तो उसका नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग नंबर, सेकंड डिक्रीजिंग नंबर, थर्ड वन डिक्रीज इन द साइज, साइज छोटा हो जाएगा, या डिक्रीज इन इंक्रीज इन साइज और डिक्रीज इन द साइज। तो देखो, जब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमारा बॉडी क्या करता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट ऑफ द 97% ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रहा है? हीमोग्लोबिन के थ्रू, आरबीसी के थ्रू। 97%, 3% के प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर जा रहा है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर सो मेनी टाइम्स, सो यू वुड हैव कलेक्टेड, रिकॉल करियोगे, तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में चला गया होगा कि 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड in the form of hemoglobin after combining with hemoglobin of RBC. फाइन। तो जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो क्या करता है कि हमारा बॉडी, ऑक्सीजन तो कम है, आरबीसी उतना ही है, तो हमारा बॉडी क्या करता है कि आरबीसी का नंबर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है नंबर। तो आरबीसी का नंबर जो है पहाड़ी लोगों में थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रहते हैं उन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? इंक्रीज इन नंबर। इस प्रोसेस को एक दूसरा टर्म है कि हमारा बॉडी सराउंडिंग्स के अनुसार से एडजस्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं जानते हो तुम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन। सॉरी, एक पेन हमसे हट जा रहा है। एक्लेमेटाइजेशन, जब हमारा बॉडी किसी भी सराउंडिंग्स के अनुसार से एडजस्ट कर रहा है, जैसे आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया, और भी कुछ होता रहता है बॉडी में, सराउंडिंग से एनवायरनमेंट के अनुसार से नंबर चेंज करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। देखो ये क्या हो गया? एल्वियोलाई है लंग्स का। लंग्स का क्या है? ये एल्वियोली है, ये वाली। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन को कहाँ आना है? ऑक्सीजन को यहाँ आना है ब्लड में, ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ आएगा? लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। बोलचाल की भाषा में बोले तो ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना, इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, तो क्या होगा? अब फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू दैट इन द ब्लड। तो एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन है और ब्लड में ऑक्सीजन है, बराबर है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज ही नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए। किसी भी गैस को मूव करने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए। मीन्स वो गैस जो है, ऑक्सीजन हो या CO2 हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो देखो, मोर देन दैट इन द ब्लड, एक सही लग रहा है कि ब्लड की तुलना में यहाँ पर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से आएगा जब इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। इसका पार्शियल प्रेशर क्या है? ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कहाँ पे? एल्वियोलाई में। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा वो। ठीक है,
तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये तो 2 हट ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14th का बी। करेक्ट ऑप्शन इज द 14th बी। फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? ठीक है, एंथ्रासिस, सिलिकोसिस, बॉटुलिज्म एंड द एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा हम लोग देखे थे कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है, सिगरेट ज़्यादा स्मोकिंग करने से होती है। कहीं भी ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है जिसमें हमको सिगरेट ज़्यादा पीना पड़े। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। बॉटुलिज्म एंड एंथ्रासिस वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है बॉटुलिज्म और एंथ्रासिस। तो देखो कितना ऑप्शन हट गया यहाँ पे, 3 ऑप्शन हट गया। कौन कौन सा ऑप्शन हट गया? ये ऑप्शन हट गया, ये भी ऑप्शन हट गया, ये भी ऑप्शन हट गया। ये क्या हो गया? सिलिकोसिस। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब हो गया ये डिसऑर्डर क्या है, जिसमें मैं एक अलग से थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसमें ऑक्यूपेशन में जब रहते हैं तो माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह में खास करके होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, तो डस्ट होता है तो इसको इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो लंग्स में जमा होता है और वहाँ पे फाइब्रोसिस होता है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है, जिसके चलते सीरियस लंग डैमेज करता है। तो यही है तुम्हारा सिलिकोसिस। मतलब जो डस्ट के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में जब जमा हो रहा है, बॉडी मतलब लंग्स में, तो लंग्स को बुरी तरह से प्रभावित करता है, मीन्स डैमेज करता है। तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एग्जांपल है। ये भी देखो तुम्हारा 2018 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस कवर कर लिया ऑलमोस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, सिग्मॉइड कर्व याद करना, सिग्मॉइड कर्व भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, कितने लेयर का बना होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, फिर रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया और रिसेप्टर। ये 4 जो हमने बताया था पिछली वीडियो में, वो वाली। इसके बाद लास्ट NCERT के पेज पे देखना क्या है तुम्हारा, ये वाली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हमने पूरी NCERT को मद्देनजर रखते हुए, इन कीपिंग व्यू ऑफ द NCERT टेक्स्ट बुक, I have covered all the important MCQ. अगर if you go through this MCQ, then I think, and I have watched my video seriously, then I think there should not be any questions should be left if the question is asked from that chapter. Okay, fine. Thank you. See you again.